हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 5 मशीन लर्निंग की, जिसका नाम है जेनेटिक एल्गोरिथम, का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 5 जो है मशीन लर्निंग की, उसका नाम है जेनेटिक एल्गोरिथम। और इसके अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कंटेंट है जो है वो हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम। फिर आती है हमारी हाइपोथेसिस स्पेस सर्च। फिर उसके बाद आता है जेनेटिक प्रोग्रामिंग। फिर है लर्न वन रूल एल्गोरिथम। फिर है ह्यूरिस्टिक सर्च। फिर है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। और लास्ट में है हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब दोस्तों क्या है, ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम है, जैसे कि हमें पता है कि जो मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है वो एक एप्लीकेशन है एआई का। तो वैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जैसे कि जेनेटिक एल्गोरिथम एआई में भी हम पढ़ते हैं और एमएल में भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा ह्यूरिस्टिक सर्च जो है वो एआई में भी है, एमएल में भी होगी। उसके अलावा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम उसमें भी है, एआई में भी है और इसमें भी पढ़ रहे हैं हम। रेनफोर्समेंट लर्निंग तो होती ही है एआई में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम से कि जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होती है। ये कंप्यूटराइज्ड सर्च करने का तरीका होता है, मतलब कंप्यूटराइज्ड सर्चिंग होती है इसके अंदर। ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम बेस्ड नेचुरल जेनेटिक्स। अब क्या होता है इसके अंदर ना, जैसे कि हमें नाम समझ में आ रहा है जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक मतलब कि जीन्स किस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, या फिर मैं कहूँ जो चीज़ें नेचुरली पाई जाती हैं उनके अंदर जीन्स होते हैं, राइट। लेकिन हम पेड़ पौधों की कॉपी क्यों बनाएंगे, हम पेड़ पौधों को आर्टिफिशियली क्यों बनाएंगे, हमें कुछ फ़ायदा तो है नहीं उनसे। और अगर हमने आर्टिफिशियली बना भी लिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन देंगे, या फिर खाना बना देंगे, या फिर वीट प्रोड्यूस करने लगेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला है, ये चीज़ तो हमें पता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्लांट्स और इन सब चीज़ों के अंदर हम जो है जेनेटिक एल्गोरिथम को रन नहीं करते हैं, हम रन करते हैं ह्यूमन के बिहाफ पर, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आगे आने वाली हैं उसके अंदर डायरेक्ट जो कंपैरिजन होगा वो ह्यूमन से होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ, ह्यूमन लर्निंग के साथ होगा। तो यहाँ पे भी जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि एक कंप्यूटराइज्ड सर्च करने का तरीका है। ये ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम होती है जो कि बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है, नेचुरल जेनेटिक्स, मतलब कि जो ह्यूमन जेनेटिक्स होती है या फिर जो नेचुरली पाए जाने वाली जेनेटिक्स होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। और नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो इसके अंदर बेस्ड होता है। कन्वर्ट डिजाइन स्पेस इन जेनेटिक स्पेस। जो डिजाइन स्पेस होता है उसे ये जेनेटिक स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब डिजाइन स्पेस क्या होता है, सेट होता है फिजिबल सॉल्यूशंस का। किसका होता है, सेट होता है फिजिबल सॉल्यूशंस का, मतलब कि पॉसिबल सॉल्यूशंस का एक सेट होता है। उसे जेनेटिक स्पेस के अंदर कन्वर्ट करने से क्या हो गया कि जिस तरीके से ह्यूमन सोचते हैं उसी हिसाब से हमें सोचने पर जो है आउटपुट मिल जाएगा। वर्क विद कोडिंग ऑफ वेरिएबल्स। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी कोडिंग के ऊपर ये काम कर लेता है। बेनिफिट की बात करें तो इसके 3 बेनिफिट हैं। सबसे पहले रॉबस्ट होता है, दूसरा ऑप्टिमाइज्ड ओवर लार्ज स्पेस सेट, मतलब कि लार्ज स्पेस सेट के साथ आराम से काम कर लेता है, ऑप्टिमाइजली काम कर लेता है। प्रेजेंस ऑफ नॉइज। प्रेजेंस ऑफ नॉइज का मतलब क्या है कि अगर डेटा के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तब भी ये काम कर लेगा बिना किसी दिक्कत के। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके एप्लीकेशंस हैं 5। और सबसे पहला है आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा है म्यूटेशन टेस्टिंग। तीसरा है कोड ब्रेकिंग। चौथा है फिल्टरिंग सिग्नल प्रोसेसिंग। और पांचवा है लर्न फिजी रूल बेस। ये इसके 5 एप्लीकेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला ही है फास्टर है। फास्टर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग का जो है हमें सपोर्ट मिल जाता है। एक ही टाइम पे हम बहुत सारी मतलब पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं ईजिली, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है फास्टर है। सॉल्व प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजली। जो प्रॉब्लम है उसको ऑप्टिमाइजली सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फिटनेस फंक्शन आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट। जो इसका फिटनेस फंक्शन है उसको जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके अंदर फिटनेस फंक्शन जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो कंपोनेंट्स है उसको हम वही नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक ऑपरेटर इज़ डिफिकल्ट। जो सिलेक्शन है जेनेटिक ऑपरेटर्स का कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे इंक्लूडेड होने चाहिए वो भी इसके अंदर डिफिकल्ट होता है। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर क्या है कि जनरेट करो सेट ऑफ इंडिविजुअल्स का, जो मतलब कि सबसे पहले आपको एक पॉपुलेशन दी गई होगी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक कुछ गिवन डेटा इनपुट होगा, उसके आप
आपको सेट बनाने होंगे इंडिविजुअल्स के। उसके बाद क्या होगा, जेनेटिक ऑपरेटर यूज। इसके अंदर क्या होगा, हमारी जेनेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ जेनेटिक ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे सिलेक्शन हो गया या क्रॉसओवर हो गया। फिर उसके बाद अप्लाई म्यूटेशन और डिजिटल रिवर्स इफ नेसेसरी। आप यहाँ पे म्यूटेशन या फिर डिजिटल रिवर्स जो है उसको लागू कर सकते हो अगर ज़रूरी है तो। अगर नेसेसरी नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। मतलब ये पॉइंट तो लिखना है आपको, लेकिन एज प्रोसीजर मैं आपको समझा रहा हूँ। इवेल्युएट फिटनेस फंक्शन ऑफ न्यू पॉपुलेशन। अब क्या होगा कि जब आपने थर्ड प्रोसेस तक कर लिया तो अब आपकी जो न्यू पॉपुलेशन है उसके लिए आपको फिटनेस फंक्शन जो है इवेल्युएट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, रिप्लेस करना होगा प्री डिफाइंड पॉपुलेशन मेंबर्स को। पॉपुलेशन मेंबर्स मतलब कि जो आपको पूरा ओरिजिनल पॉपुलेशन दी गई थी उस पॉपुलेशन मेंबर्स को आपको रिप्लेस करना होगा नए बेस्ट इंडिविजुअल्स के साथ। बेस्ट इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन चेंज करोगे, आप कुछ ही मेंबर्स को भी चेंज कर सकते हो बेस्ट वंस के साथ, ठीक है। रिपीट 2 to 5 और टर्मिनेट इफ थ्रेशोल्ड इज मेट। अगर थ्रेशोल्ड आपको नहीं मिलता है तो फिर आप 2 to 5 का प्रोसीजर जो है दोबारा दोहरा दीजिए। अगर आपको मिल जाता है तो फिर वहीं पे टर्मिनेट कर दीजिए बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा एल्गोरिथम विद स्टेप्स। इसके अंदर हमारी सबसे पहले हमें बताया गया है कि फिटनेस का मतलब यहाँ पे फिटनेस जो है वो किस किस चीज़ की ली गई है। तो सबसे पहले है फिटनेस फंक्शन लिया गया है, फिटनेस थ्रेशोल्ड लिया गया है, टर्मिनेशन क्राइटेरियन, मतलब कि ये दोनों जो है ये टर्मिनेशन क्राइटेरियन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टर्मिनेशन जो है वो फिटनेस फंक्शन के बिहाफ पर होता है। क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा है जो हमारे फिटनेस फंक्शंस हैं उनको इवेल्युएट करने के बाद नई पॉपुलेशन के बाद हमने रिप्लेस किया है ना, बेस्ट इंडिविजुअल्स के साथ। तो यहाँ पे एक तरीके से टर्मिनेशन जो है वो फिटनेस के ऊपर ही होता है। जो स्मॉल पी है, यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली है, एक कैपिटल पी और एक स्मॉल पी। तो जो स्मॉल पी है वो नंबर ऑफ हाइपोथेसिस इन पॉपुलेशन, इसको डिनोट करता है। जो स्मॉल आर है वो फ्रैक्शन टू बी रिप्लेस्ड बाय क्रॉसओवर, जो फ्रैक्शन क्रॉसओवर के द्वारा जो है रिप्लेस करे जाने वाला है। एम का मतलब होता है म्यूटेशन रेट। अब यही सारी चीज़ें मिलकर के जेनेटिक एल्गोरिथम का जो है एक फॉर्मूला सा बना देती हैं। यहाँ पे आप फिटनेस लिखेंगे, फिटनेस थ्रेशोल्ड हो गया, स्मॉल पी, स्मॉल आर, स्मॉल एम, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम क्या है कि इनिशियलाइज पॉपुलेशन, सबसे पहले आप इनिशियलाइज पॉपुलेशन करोगे जिसका आपने दे दिया कैपिटल पी, जिसका वेरिएबल है इनिशियलाइज पॉपुलेशन का जो वो है, पॉपुलेशन का एक जो वो सिंबल है वो है कैपिटल पी। उसके अंदर क्या वैल्यूज डली हुई है, जनरेशन पी, स्मॉल पी हाइपोथेसिस एट रैंडम, मतलब कि नंबर ऑफ हाइपोथेसिस इन पॉपुलेशन एट रैंडम जो है उसको जनरेट करके पी के अंदर डाल दिया गया है। फिर उसके बाद है इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट किसको करते हैं, फॉर ईच एच इन पी, मतलब कि जितने भी एच हैं हाइपोथेसिस हैं उनको इवेल्युएट करा जाएगा कैपिटल पी के अंदर, कंप्यूट फिटनेस एच। अब यहाँ पे एच का क्या है, कंप्यूट फिटनेस, ठीक है। कंप्यूट फिटनेस का मतलब क्या है, एच है, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रोसीजर वाइल यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी इन्होंने, अगर मैक्स फिटनेस एच इज लेस देन फिटनेस थ्रेशोल्ड डू दिस, ठीक है। अगर बाई चांस जो आपकी मैक्सिमम फिटनेस जो आपको मिली है वो फिटनेस थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट किसको करोगे, प्रोबेबिलिटिकली सेलेक्ट 1 माइनस आर पी स्मॉल पी मेंबर्स टू पी टू ऐड पी टू एस। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करोगे 1 माइनस आर वैल्यू को, और फिर उसके बाद जो स्मॉल पी के जो मेंबर्स होंगे उन्हें आप पी के साथ क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जो कि हमें देगा पी एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा क्रॉस ओवर के अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट आर। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन करोगे आप आर के बिहाफ पर, p/2 पेयर्स ऑफ हाइपोथेसिस फ्रॉम p। अब इसके अंदर क्या करोगे आप, यहाँ पे तो 1 माइनस आर सेलेक्ट किया था हमने, यहाँ के अंदर p/2 पेयर्स बनाओगे आप, p/2 के पेयर बनाओगे हाइपोथेसिस के, हाइपोथेसिस के जो कि जिसका जो कैपिटल p है हमारा, फॉर ईच पेयर H1 और H2। इसके अंदर क्या होगा, हर पेयर के अंदर दो H की वैल्यूज होंगी, एक H1 एक H2, प्रोड्यूस 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड ही प्रोड्यूस हुए हैं और उसे भी हम PS के अंदर ऐड कर देंगे। थर्ड के अंदर क्या होगा हमारा, म्यूटेट होगा। म्यूटेट के अंदर क्या होता है, चूज करा जाता है m परसेंटेज को फॉर मेंबर्स ऑफ PS, मतलब कि जो भी हमारे पॉपुलेशन के अंदर जो नई पॉपुलेशन बनी है। अब क्या है, P का मतलब क्या है, कैपिटल P का पॉपुलेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट प्रोसीजर के अंदर क्या हुआ था कि हमने 1 माइनस आर के ऊपर एक नई पॉपुलेशन बनाई थी PS, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपोथेसिस के बिहाफ पर हमने जो पुरानी पॉपुलेशन है उसके बिहाफ उन दोनों को ऐड करके हमने एक PS बनाई थी, न्यू पॉपुलेशन बनाई थी। क्रॉसओवर के अंदर भी हमने क्या किया था, पुरानी जो पॉपुलेशन थी उसके नंबर ऑफ हाफ कर दिए थे और पेयर्स बना दिए थे 2-2 के, ठीक है।
और उसको भी ऐड कर दिया था नई पॉपुलेशन के अंदर। म्यूटेशन के अंदर क्या होगा कि म्यूटेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, m% निकालने वाले हैं, मतलब मेंबर की परसेंटेज निकालने वाले हैं, जो कि पीएस के अंदर नई पॉपुलेशन के अंदर यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम निकालने वाले हैं और वो रैंडमली सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अपडेट कर देंगे पीएस, मतलब जो पुरानी वैल्यू है उसको नई वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, या फिर मैं कहूँ रिप्लेस कर देंगे, अपडेट कर देंगे। एवेल्युएट करेंगे कि एच पी के लिए बिलोंग करता है नहीं, अगर बिलोंग करता है आप कंप्यूट फिटनेस एच को लागू कर दोगे, अगर नहीं करेगा तो फिर आप लागू नहीं करोगे। रिटर्न हाइपोथेसिस फ्रॉम पी दैट हैज़ हाईएस्ट फिटनेस, इसके अंदर आप रिटर्न करोगे हाइपोथेसिस पी को जिसकी हाईएस्ट फिटनेस होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा फेजेस, 6 फेजेस होते हैं इसके। सबसे पहला आता है इनिशियलाइज पॉपुलेशन, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज ही किया था पॉपुलेशन को। फिर आता है FA फिटनेस फंक्शन, फिर है सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ये इसके 6 फेजेस हैं। फिर उसके बाद आता है आपका हाइपोथेसिस स्पेस सर्च। ये क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल डिसीजन ट्रीज, सेट होता है पॉसिबल डिसीजन ट्रीज का। ठीक है, फाइंड लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन थ्रू हिल क्लाइंबिंग सर्च, इसके अंदर क्या होता है, हिल क्लाइंबिंग सर्च का जो है यूज किया जाता है जिससे लोकली जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड कर सके। अब ID3 क्या है, ID3 जो है वो डिसीजन ट्री को ही कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, आइटरेटिव डाइटोक्रोमेटिक कुछ ऐसी इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये डिसीजन ट्री के लिए ही यूज़ किया जाता है। जो ID3 है वो कैरेक्टराइज्ड करता है सर्चिंग अ स्पेस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर ट्रेनिंग एग्जाम्पल फिट्स, मतलब कि ये जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल है उसके हिसाब से जो स्पेस हाइपोथेसिस जो हमारी होनी चाहिए उसको ये सर्च आउट करता है। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग एग्जाम्पल के हिसाब से जितना क्या हमारी स्पेस, कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा, या फिर क्या क्या इसको इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमें कितना स्पेस चाहिए या कितनी सर्चिंग टाइम लगेगा, ये वाली चीज़ें ये फाइंड आउट करता है। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है, 2 डिस्क बना दीजिए आप आराम से। ये एक डिस्क हो गई, ये दूसरी डिस्क हो गई, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दीजिएगा। अब क्या होगा, ये इसको आप शेड कर दीजिएगा एरिया को, एक डिस्क को आप शेड कर दीजिएगा। अब ये वाला जो एरिया है वो है हाइपोथेसिस दैट मैक्सिमाइज फिट ऑफ डेटा, ये वो हाइपोथेसिस है जो फिट ऑफ डेटा को मैक्सिमाइज करती है। अब क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक एरो आपका इस डिस्क के ऊपर जाएगा और एक एरो इस डिस्क के ऊपर जाएगा और ये दोनों मिलकर के V बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि बैक प्रोपोगेशन सर्च होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा टेंजेंट प्रोपोगेशन सर्च होगी। यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे जो अनब्लैंक्ड मतलब या फिर अनशेडेड जो आपकी डिस्क है उसको ये एरो कर रहा है, उसको ये इंडिकेट कर रहा है हाइपोथेसिस दैट मैक्सिमाइज फिट टू डेटा एंड प्रायर नॉलेज, मतलब कि इसके अंदर क्या है, प्रायर नॉलेज भी है। सेम टू सेम ये चीज़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे प्रायर नॉलेज नहीं है, यहाँ पे बस फिट ऑफ डेटा देखा जाता है, यहाँ पे प्रायर नॉलेज भी देखी जाती है। मेंटेन सिंगल करंट हाइपोथेसिस कैंडिडेट एलिमिनेशन, ये खाली सिंगल करंट हाइपोथेसिस को ही अलाउ करता है, मेंटेन करता है, और इसे आप कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम से भी कह सकते हो। ठीक है, नो बैक ट्रैकिंग फ्रॉम फॉर कन्वर्जिंग लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसके अंदर जो लोकली कन्वर्ज ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। ठीक है, आगे आते हैं तो आगे आता है आपका जेनेटिक प्रोग्रामिंग। जेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये टाइप होती है एक एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम की, सबसेट होता है मशीन लर्निंग का। और इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी मतलब जो टाइम के साथ अपडेट होता रहे, है ना, टाइम के साथ उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो मतलब टाइम के साथ उसके अंदर कुल मिलाकर के इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, इवोल्यूशन आ रहा है, तो इसे हम इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम कहते हैं। जो EA है वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम दैट ह्यूमंस कांट, जो EA है वो हेल्प करता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता है। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कि इसके अंदर किसी भी ह्यूमन का जो है वो इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता है, मतलब कि किसी भी ह्यूमन को अपने आप को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है इस सिस्टम के अंदर। सॉल्यूशन बेटर देन ह्यूमन, और कई बार ऐसा होता है कि वाली जो एल्गोरिथम होती है ये सॉल्यूशन जो देती है वो ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है, जो ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है। यूज़ रैंडम म्यूटेशन, ये रैंडम म्यूटेशन जो है उसको ये सपोर्ट करती है, रैंडम म्यूटेशन करती रहती है, रैंडमली क्रॉस ओवर करती है, रैंडमली फिटनेस फंक्शन जो है उसको भी रन करती रहती है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो रैंडमली ही चलती हैं।
डिस्कवर फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स ऑफ डेटा। अब क्या करता है ये फंक्शन, जो रिलेशनशिप है उनको फाइंड आउट करता है, जो भी डेटा के बीच में बन सकते हैं, जो भी फीचर ऑफ डेटा के बीच में बन सकते हैं, उन सारे रिलेशनशिप्स को ये डिस्कवर करता है, फाइंड आउट करता है। ठीक है, एप्लीकेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो इसके एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो क्या क्या है, सबसे पहले कोड सिंथेसिस हो गया, जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो गया, या फिर ऑटो बग फिक्सिंग हो गया, और या फिर गेम प्लेइंग में भी ये हेल्प करता है, ये इसका एप्लीकेशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जो है वो हमारी दो। सबसे पहला है मैक्सिमाइज लेंथ एज पर हार्डवेयर लिमिट्स, मतलब जितनी हार्डवेयर की लिमिट है उतना ये अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। मतलब कि आपके अगर हार्डवेयर लिमिट्स जो हैं वो ये हैं कि हमारी जो है मतलब कि कम से कम 4 टेराबाइट है, तो ये 4 टेराबाइट तक के डेटा को आराम से रन कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। मतलब इसके अंदर स्केलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आप नंबर ऑफ डेटा जो है उसे इंक्रीज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, नॉट नेसेसरी दैट एन इंडिविजुअल हैव मैक्सिमम नॉलेज। इसके अंदर क्या है कि एक एडवांटेज ये भी है कि एक इंडिविजुअल को सारी नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो ये एल्गोरिथम है, ये जो प्रोग्रामिंग का मेथड है, ये ह्यूमन से भी बहुत अच्छा आउटपुट दे देता है। अब क्या होता है, जेनेटिक प्रोग्रामिंग जो है वो तो एक प्रोग्रामिंग का तरीका हो गया, राइट, लेकिन इसके अंदर हम जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो है इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। तो इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम क्या करती है, वो ह्यूमन से भी अच्छा जो है हमें सॉल्यूशन निकाल करके देती है। तो क्या होता है कि इसी एल्गोरिथम के अंदर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं। अब सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम ह्यूमन सॉल्व नहीं कर पा रहा है वो ये मशीन सॉल्व कर पा रही है, ये प्रोग्रामिंग सॉल्व कर पा रही है, ये एल्गोरिथम सॉल्व कर पा रही है। तो सिंपल सी बात है, जो ह्यूमन सॉल्व कर सकता है वो भी तो ये सॉल्व कर ही सकती है। तो सिंपल सा बात ये है कि ये जो है ह्यूमन से बेटर है। और अगर किसी इंडिविजुअल को ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो एल्गोरिथम है ये इवोल्यूशनरी है, ये खुद ही लर्न करती रहती है एग्जाम्पल से और चीज़ों से, तो ये खुद ब खुद ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है जी ह्यूज नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोग्राम्स टू सॉल्यूशन। मतलब कि अब क्या होता है कि जो पॉसिबल प्रोग्राम्स हैं एक सॉल्यूशन के, एक प्रॉब्लम के, ये बहुत सारे दे देता है। ठीक है, मतलब कि एक प्रॉब्लम आई, उसके लिए आपने एक प्रोग्राम लिखना है, तो ये क्या करता है, ये बहुत सारे प्रोग्राम लिख देता है। अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनमें से बेस्ट कौन सा है। बेस्ट फाइंड आउट करने में जैसे कि हमें पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत तो आती है अगर आपके पास 10 चॉइसेस हो और 10 की 10 आपको कोई नॉलेज नहीं है कि 10 में से कौन सी बेस्ट रहेगी, तो सिंपल सी बात है आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी कि हाँ यार मैं कौन सी सॉल्व करूँ, मैं कौन सी प्रोग्रामिंग को चूज़ करूँ। अगर मैंने ए को चूज़ कर लिया तो ऐसा ना हो कि वो स्लो निकल जाए, बी को चूज़ कर लिया तो ऐसा ना हो ए बेटर हो, है ना। तो इस तरीके से ह्यूज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं, पॉसिबल प्रोग्राम्स जो हैं वो दिखा देता है हमें, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगने लगता है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है वेरी फास्ट बट हाई लेवल लैंग्वेज यूज जनरेट एरर्स एंड कैन बी स्लोड। अब क्या होता है, ये फास्ट तो बहुत होती है, फास्ट होती है वो चीज़ हमें चलिए समझ में आ गई कि फास्ट होती है, ठीक है, ओके। लेकिन इसके अंदर जिस टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है वो भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, हमें पता है कि 2 टाइप की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो जो इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत, मतलब कि हमें जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करनी है उसके अंदर सबसे पहले एरर्स और स्लो नहीं होनी चाहिए। अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली यूज़ कर ली जो कि जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, या फिर जिसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या फिर जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो ये जनरेट कर के दे देगी हमें एरर्स को, और बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकती है। जैसे कि हमें पता है कि एक जो मशीन लर्निंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं पाइथन का, है ना। पाइथन का एक मेजर योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इन द टर्म्स ऑफ एआई एंड एमएल। तो अब क्या होता है कि अगर बाई चांस आपने पाइथन की जगह पे आपने जावा यूज़ कर दी, या फिर आपने C++ यूज़ कर दी, या फिर C यूज़ कर दी, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा लेंदी प्रोग्राम होने वाला है, और उसके अंदर हमें कितनी और ज़्यादा लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पाइथन है उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि मशीन लर्निंग और एआई के अंदर हेल्पफुल होती हैं, डीप लर्निंग के अंदर काम करती हैं, जिससे कि और ज़्यादा हमें ब्रॉडली बेटर जो चीज़ें हैं वो मिलती रहें। लेकिन अगर हमने वहीं जावा और C++ वाली चीज़ें यूज़ करने लगे तो क्या होगा, ये स्लो हो सकती है, AI/ML की फील्ड में स्लो हैं, जिसकी वजह से हमें एरर भी जनरेट कर करके दे सकती हैं।
स्मॉल वेरिएशन लीड टू अफेक्ट सॉल्यूशन, मतलब कि इसके अंदर नॉइज़ जो है उसकी बड़ी दिक्कत है जी। नॉइज़ की दिक्कत कैसे है, अगर आपकी स्मॉल वेरिएशन आ गया इनपुट के अंदर, अगर आपने इनपुट के अंदर स्मॉल वेरिएशन कर दिया, कुछ बदलाव कर दिए, तो जो सॉल्यूशन है वो आपका बिल्कुल बदल जा सकता है या फिर सॉल्यूशन के अंदर भी फ़र्क आ जाएगा। अब क्या नॉइज़ का मतलब क्या है कि स्मॉल वेरिएशन का मतलब क्या है कि हो सकता है कि सीक्वेंस चेंज हो गया, ये भी एक स्मॉल ही है, डेटा सेम है, इनपुट सेम है, लेकिन बस सीक्वेंस चेंज हो गया तो उसके अंदर भी सॉल्यूशन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो जो आपका इनपुट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका इनपुट के अंदर वेरिएशन आ गया तो सॉल्यूशन के अंदर भी वेरिएशन आएगा, डैम श्योर हो जाइए आप। फिर उसके बाद है आपके टाइप्स जो हैं इसके 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले ट्री बेस्ड प्रोग्रामिंग। ट्री बेस्ड प्रोग्रामिंग में सिंपल सी बात है, ट्री बनाएगा ये, ठीक है। स्टैक बेस्ड के अंदर पुश और पॉप वाला सिस्टम होने वाला है, ठीक है। स्टैक तो हमें पता ही है कि जैसे हम किताबों के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसके अंदर, तो ये उस टाइप की प्रोग्रामिंग हो गई। फिर उसके बाद लीनियर जेनेटिक, GLP भी बोलते हैं, लीनियर जेनेटिक प्रोग्रामिंग, LGP। फिर है ग्रामेटिकल इवोल्यूशन। फिर है आपका कार्टेशियन जेनेटिक प्रोग्रामिंग। कार्टेशियन जेनेटिक प्रोग्रामिंग की एक अलग एल्गोरिथम जो है वो लिखी गई है क्वांटम में, अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्रामिंग जो है इसका लास्ट टाइप है, GIP भी इसे बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि जो 2 एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि लर्न वन रूल एल्गोरिथम और सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम, इन दोनों को आप डायरेक्टली जो है वो क्वांटम से रेफर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं 5.13 और 5.14। क्वांटम डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों जो है ये मतलब एज सच इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ML के जो है बस 1-2 बार ही पेपर हुए हैं, तो जो सिलेबस है वो जितना ज़्यादा आप कवर कर लेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि कैसा है पेपर और क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक्स जो सर्च है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी एक पार्ट है, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो कि हाँ हमने अगर ML में पढ़ लिया तो AI में भी पढ़ लिया। बिल्कुल जी बिल्कुल पढ़ लिया आपने, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक सर्च की बात करते हैं तो ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है, क्लास ऑफ मेथड विच इज यूज्ड इन ऑर्डर टू सर्च अ सॉल्यूशन स्पेस फॉर एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है एक प्रॉब्लम का, ठीक है, सॉल्यूशन स्पेस का यूज करके, ठीक है जी। चलिए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज इसके अंदर टोटल 4 ही होती हैं, सिंपल सी है। एडमिसिबिलिटी कंडीशन, दूसरा है कंप्लीटनेस कंडीशन, तीसरा है डोमिनेंस और चौथा है ऑप्टिमैलिटी। जो लोग हैं वो डोमिनेंस को बहुत आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि वो डोमिनेट वर्ड जो है वो हमारी डेली लाइफ में है। कंप्लीटनेस भी हो जाएगा, ऑप्टिमैलिटी भी हो जाएगा, बस आप एडमिशन से जोड़ दो एडमिसिबिलिटी को, तो एडमिसिबिलिटी, तो आपको ये चारों प्रॉपर्टीज याद हो चुकी होंगी, आई थिंक सो, ठीक है। चलिए एडमिशन से हमने जोड़ दिया एडमिसिबिलिटी कंडीशन को, तो ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, ठीक है। जैसे हमारे एडमिशन के टाइम पर जो हमारे वो होते हैं जो एडमिशन करवा रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं ना कि हम आपके बच्चे को बिल्कुल एकदम ऑप्टिमाइज कर देंगे, एकदम कोडर बना देंगे या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे पास ये रिसोर्सेज है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये रिटर्न करता है ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन को, ठीक है, कि मतलब कि जो सॉल्यूशन निकलने वाला है इसके में से वो एकदम हीरा होगा, एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। कंप्लीटनेस की बात करते हैं तो कंप्लीटनेस के अंदर क्या करता है, ये टर्मिनेट कर देता है एक सॉल्यूशन को, मतलब कि सॉल्यूशन को एक तरीके से ये जो ऑप्टिमाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है, कंप्लीटनेस कंडीशन जो होती है। डोमिनेंस प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डोमिनेंस के अंदर जैसे कि हमें पता है एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर डोमिनेट करता है, एक रेसेसिव होता है, एक जो दब जाता है वो रेसेसिव होता है, जो दबाता है वो आपका डोमिनेंट होता है। तो वैसे यहाँ पे है डोमिनेंस प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक मेंबर जब दूसरे मेंबर को डोमिनेट कर देता है तो उसे डोमिनेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब कि अब मान के चलिए कि A1 एक क्लास है और A2 क्लास है, और A2 क्लास ने A1 को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो फिर क्या होगा कि A2 की प्रॉपर्टीज़ हमें दिख जाएंगी, A1 की प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं दिखेंगी, तो वैसे यहाँ पे है,
ठीक है। ऑप्टिमैलिटी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर एक ही जो क्लास है वो सारे के सारे मेंबर्स को डोमिनेट कर देती है। जैसे हमारी क्लास टीचर, जो क्लास टीचर होती हैं वो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं उनको डोमिनेट कर देती हैं। उसके अलावा उसकी हायर अथॉरिटी देखते हैं तो हमारे जो डीन सर होते हैं वो सारे के सारे टीचर्स को डोमिनेट कर देते हैं। उसके अलावा जो डायरेक्टर हैं वो सारे डीन्स को डोमिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस एक हिरार्की से आप कनेक्ट कर दो ना तो बहुत ईजिली लर्न हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमैलिटी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद आती है जी आपकी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ये भी बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डिट्टो छाप देना बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहला ये लोकल सर्च एल्गोरिथम है। इसके अंदर लोकल सर्च जो है उसको हम प्रेफर करते हैं, या फिर हम लोकल सर्च एल्गोरिथम भी इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑप्टिमाइज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये एक खाली ऑप्टिमाइज करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को। ऑल्सो कॉल्ड ग्रीडी लोकल सर्च, इसको हम ग्रीडी लोकल सर्च भी कहते हैं। अब ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है वो तो आपको पता होगी ज़रूर, थर्ड ईयर में हम पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी जो हमें सबसे सस्ता दिखता है, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, जब हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं चाहे उसकी आगे चल के कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इस टाइम मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा बैठा हुआ हूँ और मुझे नोएडा एक लोकेशन पर जाना है, तो मैं अगर गाज़ियाबाद से होते हुए जाऊँगा तो मुझे 10 की कॉस्ट पड़ रही है। वहीं अगर मैं परी चौक होते हुए जाऊँगा तो मुझे 5 की कॉस्ट पड़ रही है। चाहे मुझे आगे से एक टर्न लेकर के 15 की कॉस्ट पड़े, और चाहे गाज़ियाबाद से मैं सीधा 10 से जा रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रीडी के अकॉर्डिंग परी चौक वाला ही रास्ता पकड़ूंगा जिसके ऊपर वेट क्या है, 5 है, ठीक है। चाहे आगे चल के कितना भी हो, आगे जाके पछताना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीडी वही इंसान होता है जिसको जिस टाइम पर होता है उस टाइम पे फायदा दिखाया एंड वो जंप कर गया। तो वैसे यहाँ पे है ग्रीडी लोकल सर्च। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आपका 2 कंपोनेंट स्टेट एंड वैल्यू। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक स्टेट होती है और एक वैल्यू होती है। यूज्ड व्हेन गुड ह्यूरिस्टिक इज अवेलेबल। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को आप जब ही यूज़ करोगे तब जब आपके पास एक गुड ह्यूरिस्टिक जो वैल्यू है वो होगी, अवेलेबल होगी, ठीक है। कीप्स ओनली सिंगल करंट स्टेट, ये खाली एक ही सिंगल करंट स्टेट को रखता है और स्टेट्स को नहीं रखता है। मतलब एक सिंगल करंट स्टेट के ऊपर काम करेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरी स्टेट के ऊपर भी काम कर देगा, एक टाइम पे एक, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आती है हमारी रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है उसके अंदर हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर भी होता है। तो वैसे ही रेनफोर्समेंट लर्निंग का एक तरीके से आप कह सकते हो कि ह्यूमन की डिट्टो कॉपी बनाना, कॉपी पेस्ट करना ह्यूमंस को, ठीक है। ह्यूमन कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या उनको चाहिए, क्या क्या उनको नहीं चाहिए, क्या क्या पसंद होता है, क्या क्या नहीं पसंद होता है, किस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से डिमोटिवेट किया जाए, सारी की सारी चीज़ें ह्यूमंस के बारे में रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर डाली गई हैं। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग जो है ना सुपरवाइज्ड इंपॉर्टेंट है, ना अनसुपरवाइज्ड इंपॉर्टेंट है, ना सेमी सुपरवाइज्ड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो है वो है रेनफोर्समेंट लर्निंग। अगर आप बात करो तो रोबोटिक्स के अंदर बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, इसी वजह से जो है हमारा जो ज़्यादा जो आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर जो ज़्यादा वजन दिया गया है वो रेनफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा दे गया है और सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग को कम दिया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है लर्निंग के टाइप्स, लेकिन जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है उसके अंदर ये लर्न किया जाता है कि हाउ एनिमल्स एंड एआई कैन लर्न टू ऑप्टिमाइज देयर बिहेवियर इन फेस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। मतलब कि किस तरीके से ह्यूमंस की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, उसके बिहेवियर को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है इन फेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं अगर उनको आपको मोटिवेट करना है तो आप रिवॉर्ड दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिमोटिवेट करना है तो आप उनको पनिशमेंट दे दो, आप उनके ऊपर चिल्ला दो, आप उनसे बात मत करो, या फिर डंडे मार दिए, चाटा मार दिया, ठीक है, या फिर उनके मनपसंद वाली चीजें नहीं कर रहे हो आप। अगर आपको रिवॉर्ड करना है तो आपने उन्हें चॉकलेट्स दे दिए, ठीक है, या फिर टॉफीज दे दी, या फिर जो भी ट्रॉफी दे दी, ठीक है, क्लैप्स करवा दिए। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आप जो ह्यूमंस होते हैं उनको एनिमल्स यहाँ पे कहा गया है मेनली, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर आजकल जो हमारे रोबोटिक डॉग्स भी बनने लगे हैं, है ना। तो इसी वजह से एनिमल्स को रेफर किया गया है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर ही मेन, पहले तो ह्यूमंस के ऊपर ही काम किया जाता था। रिलेट्स टू मेथड ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग विच इज़ अ जनरल अप्रोच टू ऑप्टिमल कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है उससे रिलेट किया जाता है, मतलब एक तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जा सकता है जाता है, क्योंकि जनरल अप्रोच जो है
वो ऑप्टिमल कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है। मतलब इसकी जनरल अप्रोच होती है कि ऑप्टिमल जो है, जो ऑप्टिमाइज तरीका है वो हमारा यूज़ हो किसी भी चीज़ में, क्योंकि ह्यूमंस भी जो होते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑब्जर्व्ड, ये जो है रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑब्जर्व करी गई? सबसे पहले साइकोलॉजिकली मतलब कि जिस तरीके से इंसान सोचते हैं, समझते हैं, बर्ताव करते हैं, वो सारी चीज़ें। और न्यूरोबायोलॉजिकली मतलब किस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से ह्यूमंस के जो, इसीलिए जो होता है, जो आपने AI ML के अंदर जो ज़्यादा वर्डोलॉजीज पढ़ी होंगी तो वो आपने नेटवर्क वो सुनी होगी, न्यूरल नेटवर्क्स की, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो ये वहीं से आई है सारी टर्म्स, ठीक है। तो टोटल जो हमारा इसके ऊपर वजन है वो यही है कि ह्यूमंस की जो है, एनिमल्स की जो है 2 कॉपी बनानी है, कॉपी एंड पेस्ट करना है इन मशीन्स, ठीक है। यूज ऑप्टिमल पॉलिसी टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड टू टोटल रिवॉर्ड। इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि हमें टोटल रिवॉर्ड जो एक्सपेक्टेड है उसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके, ठीक है। एजेंट्स क्या लर्न करते हैं? सबसे पहले व्हाट हैपन्स व्हेन विन्स, अगर क्या होगा जब हम जीत जाएंगे तो गुड होगा, अच्छा होगा, है ना। अच्छा कब होगा? जब हम जीत जाएंगे। लूज, अगर हम हार गए तो बुरा हो गया, है ना। या फिर बुरा कब होगा? जब हम हार जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें एजेंट्स लर्न करते हैं। फिर आता है वैल्यूएबल इन रोबोटिक्स। वैल्यूएबल रोबोटिक्स मतलब जो रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है उसकी सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस देखी जा सकती हैं, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो रोबोटिक्स के अंदर होती है। फिर है रोबोट्स टेक ऑफ फाइंडिंग आउट एंड ट्रायल एरर। जो रोबोट जो है वो टास्क करते हैं फाइंडिंग आउट करने का, फाइंडिंग आउट मतलब ढूंढने का, ट्रायल एंड एरर मेथड से, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो मशीन्स होती हैं वो एक्सपेरिमेंट लेती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, ट्रेनिंग के बिहाफ पर जो आपको टास्क दिया जाता है उनको करवाया जाता है एंड एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। तो वैसे ही रोबोट्स के अंदर भी ट्रेनिंग चलती है, फाइंड आउट करते हैं, ट्रायल करते हैं, एरर फाइंड आउट करते हैं एंड इनको रिजॉल्व करते हैं। लर्न हाउ टू बी लाइक ह्यूमंस, ये सीखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस की तरह हुआ जा सकता है। इफ़ सक्सेसफुल रिवॉर्ड बाय फॉरवर्ड प्रोग्रेस, अगर बाई चांस सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर भैया फॉरवर्ड प्रोग्रेस होगी, अगर नहीं होता है सक्सेसफुल तो फिर पेनल्टी लगा दी जाएगी, पेनल्टीलाइज्ड हो जाएंगे वो, और पेनफुल फॉल्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी तो रोबोट के अंदर 2 डॉक्टर्स थे एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर कि कौन सबसे पहले रोबोट बना करके रेडी कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, जैसे चिट्टी सबसे पहले रेडी हो गया था तो उसको रिवॉर्ड मिला था, जो भी उसके वो थे प्रोफेसर थे, और वहीं पर जो दूसरी साइड थी वहाँ पर उनके फॉल्स पेनल्टीलाइज भी हुए थे, वो उनको पेनफुल फॉल्स देखने पड़े थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी बंद हो गई थी। तो ये वाली चीज़ें हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब इसके अंदर एक तरीके से आप टाइप भी कह सकते हो, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इसका एक डायग्राम है छोटा सा। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ये 2 लाइन्स हैं, एक ये इससे कनेक्ट हो गई, क्रिटिक है, ये 3 चीज़ें हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले 3 कंपोनेंट्स याद करो, एनवायरनमेंट, क्रिटिक, लर्निंग सिस्टम, ठीक है। हो गया एनवायरनमेंट, क्रिटिक, लर्निंग सिस्टम, ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब आप ज्वाइनिंग स्टार्ट करो। हर एक सिस्टम से एक तरीके से ज्वाइंड है। जो लर्निंग सिस्टम है वो 3 मतलब कि उसके अंदर से जो एरो निकलेगा वो सीधा एनवायरनमेंट में जाएगा। लर्निंग सिस्टम को कनेक्ट कर दो एनवायरनमेंट के साथ, कर दिया। अब क्या होगा, क्रिटिक को जोड़ दो, लर्निंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ से जो एनवायरनमेंट है इसमें से 2 एरोज निकलने वाले हैं, एक एरो जाएगा क्रिटिक के अंदर और दूसरा भी क्रिटिक के अंदर ही जाएगा। बस क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो क्रिटिक से जुड़ने वाली दूसरी वायर है ना, इसमें से एक वायर लर्निंग सिस्टम के अंदर चली जाती है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसको। एनवायरनमेंट के अंदर से क्या होगा, स्टेट वेक्टर इनपुट जो है वो जाएगा क्रिटिक के अंदर, साथ ही साथ लर्निंग सिस्टम के अंदर जाएगा। और फिर उसके बाद जो एनवायरनमेंट में से जो दूसरी वायर निकल रही है वो है प्राइमरी रिइंफोर्समेंट सिग्नल। जो प्राइमरी है मतलब कि मेन रिइंफोर्समेंट सिग्नल जो है वो डायरेक्टली क्रिटिक को भी भेजेगा ये, और इससे कि स्टेट वेक्टर इनपुट है वो दोनों में जाएगा, क्रिटिक में भी और लर्निंग सिस्टम में भी। अब क्या होगा, जो क्रिटिक है इस रिइंफोर्समेंट सिग्नल को प्रोसेस करेगा और यहाँ पे इसको हेरोइस्टिक बना देगा। हेरोइस्टिक रिइंफोर्समेंट सिग्नल जो है वो लर्निंग सिस्टम में जाएगा। अब जो लर्निंग सिस्टम है वो इनपुट और इसको ह्यूरिस्टिक को दोनों को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद जो एक्शन जो भी बनाया है इसने वो एनवायरनमेंट के अंदर भेज देगा, ठीक है। चलिए अब क्या है दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले जो आपके क्वेश्चन नंबर 5.17 है वो आप जरूर कर लीजिएगा। इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर वो वाला न्यूमेरिकल करवाना हो, क्योंकि वो वाला न्यूमेरिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है, AI में भी बिल्कुल डिट्टो सेम है।
तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5.22 है उसके अंदर क्या है कि आपकी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट के बीच में डिफरेंस है, तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स जैसे कि हमें पता था पॉजिटिव और नेगेटिव, वही यहाँ पे बोला गया है। अगर बाई चांस फॉरवर्ड बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, फॉरवर्ड प्रोग्रेस हो रही है तो पॉजिटिव, अगर बाई चांस फॉल हो रहा है, पेनफुल फॉल हो रहा है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है। एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर टोटल 4 होते हैं। सबसे पहला है पॉलिसी, पाई बोला जाता है, रिवॉर्ड फंक्शन स्मॉल आर, वैल्यू फंक्शन वी और ट्रांजिशन मॉडल एम। ठीक है दोस्तों, एक सजेशन और है मेरी, क्वेश्चन नंबर जो है आपका यूनिट नंबर 3 जो है उसका आप क्वेश्चन नंबर 3.17 जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर जो था उसके क्वेश्चन में उसके में आया था। नेइव बायेशियन लर्निंग जो है उसे आप ज़रूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 5 का फुल एक्सप्लेनेशन मशीन लर्निंग की जेनेटिक एल्गोरिथम का। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो अब कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बेशक ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप्साइट्स।